हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 19th ऑफ मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं। हम देखेंगे जो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट है उसके बारे में। देन हम देखेंगे इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर के बारे में। हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड्स काफी चर्चा में रहे हैं और इनकी घोषणा की गई है, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नागोया प्रोटोकॉल के बारे में। देन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के बारे में देखेंगे। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, इस अभियान के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which state entered the private space technology sector with the successful launch of its first ever successful sound launch of its first ever sounding rocket? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य ने अपने पहले ध्वनि परीक्षण रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला राज्य है गुजरात। आप देख सकते हैं ऑन 14th of March 2026, Gujarat marked its entry into space technology with its first sounding rocket launch from Dholera. The rocket was developed by the Om Space Rocket and Exploration, an Ahmedabad-based startup. The suborbital rocket reached at altitude of 3 kilometers and was safely recovered using a dual parachute system. It featured a carbon fiber airframe, 3D printed igniter, and a sugar-based solid propellant motor. The mission carried a mini satellite to gather atmospheric and weather-related data. The launch was authorized by InSpace and aligns with the Gujarat Space Tech Policy 2025 to 2030. साउंडिंग रॉकेट की बात करें तो साउंडिंग रॉकेट इज एन इंस्ट्रूमेंट कैरिंग रॉकेट डिजाइन्ड टू टेक मेजरमेंट्स एंड परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग इट्स सब ऑर्बिटल फ्लाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Mayank Chakraborty has officially become India's 94th Grand Master and the first ever Grand Master from which Indian state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे जो मयंक चक्रवर्ती हैं वो अब आधिकारिक तौर पर भारत के 94th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपको बताना है ये किस भारतीय राज्य से बनने वाले पहले ग्रैंड मास्टर हैं, यानी कि पहले व्यक्ति हैं उस राज्य से जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मयंक चक्रवर्ती संबंधित हैं असम से और असम राज्य से ये फर्स्ट ऐसे पर्सन हो गए हैं जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं। आप ध्यान रखेंगे इंडिया में अगर हम इनकी रैंक देखें तो वो है 94th। 16-year-old Mayank Chakravarti has become India's 94th Grand Master and the first from the Northeast region. He is the first ever Grandmaster from the state of Assam and he secured his final Grandmaster norm at the 8th Grandmaster tournament जिसका आयोजन किया गया था स्वीडन में। To achieve the title, he crossed the mandatory 2500 FIDE rating barrier and he finished first in the tournament with 7 points out of 9, maintaining an unbeaten streak in the final rounds.
आप ध्यान रखेंगे हाल ही में ये जो भारत की 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं ये है मयंक चक्रवर्ती और ये संबंधित हैं असम राज्य से। ग्रैंड मास्टर टाइटल की बात करें तो दिस टाइटल इज अवॉर्डेड बाय फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन एंड इट इज द हाईएस्ट टाइटल अ चेस प्लेयर कैन अटेन अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड चैंपियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साहित्य अकादमी अवार्ड्स। सो यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो हैं इनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट। और सेकंड इट इज अवॉर्डेड ओनली टू लैंग्वेजेस इनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है साहित्य अकादमी अवार्ड्स से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है जिनमें से 12 वो लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में भी ये प्रदान किया जाता है। आप डिटेल में देख सकते हैं। So recently, the Sahitya Akademi has announced its annual Sahitya Akademi Awards in 24 Indian languages recognized by it. And it is awarded for the most outstanding books of literary merit published in any of the major Indian languages recognized by this Academy. So, along with the 22 languages enumerated in the Constitution of India, the Sahitya Akademi has recognized English and Rajasthani as languages in which its program may be implemented. So the authors and poets will receive a plaque, a shawl, and an amount of 1 lakh in an award. अभी हाल ही में ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025 ये 24 लैंग्वेजेस में दिए गए हैं ऑनरिंग 8 पोएट्री कलेक्शन 4 नॉवेल्स 6 शॉर्ट स्टोरी बुक्स 2 एसेज 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1 ऑटोबायोग्राफी एंड 2 मेमोयर्स। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रदान किया गया है नवतेज शरण को जिनकी नॉवेल है क्रिम्सन स्प्रिंग। और हिंदी में ये प्रदान किया गया है ममता कालिया को जिनकी मेमोयर है जीते जी इलाहाबाद। साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो हैं इनको स्टैब्लिश किया गया 1954 में एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड दैट रिकॉग्नाइजेस exceptional literary merit and promotes the country's rich multilingual heritage. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Nagoya Protocol. यहाँ पर नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। And second statement is India has ratified this protocol. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। सो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज सबमिटेड इंडियाज फर्स्ट national report on the implementation of the Nagoya Protocol on access benefit sharing to the Secretariat of the Convention on Biological Diversity. So, the Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity is supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity. इसको अडॉप्ट किया गया था 29th ऑफ अक्टूबर 2010 को इन नागोया जापान एंड देन इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 2014 90 days after the deposit of the 15th instrument of ratification. So, it provides a transparent legal framework for the effective implementation of the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources. और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2012 में। इसके एरियाज की बात करें तो इट अप्लाइज टू जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर कवर्ड बाय द CBD and to the benefits arising from their utilization. So it covers traditional knowledge associated with genetic resources that are covered by the CBD and the benefits arising from its utilization. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to the United Nations Development Program. So यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सेकेंड, it is the main UN agency regulating international migration flows. And third, its headquarters is located in Paris, France. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है कि UNDP से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर कोई भी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सेट करने की पॉलिसी है ये UNDP की नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वो मेनली हैंडल करता है माइग्रेशन फ्लो को, ना कि UNDP। और जो UNDP का हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में, ना कि पेरिस फ्रांस में। बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। So the United Nations Development Program does not set global interest rates. Interest rate policies are determined by the national central banks and global financial institutions. So institutions such as the International Monetary Fund influence global monetary stability, and UNDP mainly works on poverty reduction, governance reforms, and sustainable development. Also, UNDP is not responsible for regulating migration flows. Migration governance is mainly handled by the International Organization for Migration, and UNDP may work on development issues related to migration such as livelihood and resilience. However, it does not control or regulate migration policies globally. So the headquarters of the United Nations Development Program is not in Paris, it is located in New York City, United States.
Paris hosts other international organizations such as UNESCO. UNDP countries operates in 170 plus and territories worldwide from its New York headquarters. यूएनडीपी की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 22 नवंबर 1965 को एंड इट कंटिन्यूज टू सर्व एज अ की इंटरनेशनल एक्टर इन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड पॉलिसी सपोर्ट टू डेवलपिंग नेशंस. Its mandate covers poverty reduction, crisis prevention, democratic governance, environmental sustainability and development financing. इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी हैं जो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की जाती हैं और ये एग्जाम्स में पूछी जाती है. तो ये रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट एंड ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट. इंडिया और यूएनडीपी की अगर हम बात करें तो India's association with the UNDP dates back to its inception in 1965. So since then, India has been an active partner and beneficiary of the UNDP's development programs and initiatives. The collaboration between India and UNDP has evolved and strengthened over the years, covering various areas of development, policy formulation, capacity building, and technical assistance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द देश का प्रकृति परीक्षण अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है यह किस मंत्रालय की पहल है या किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने. आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड देश का प्रकृति परीक्षण अभियान कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रकृति इन आयुर्वेदा. So the campaign aimed to access individuals' Prakriti for a positive approach towards their health. Assessment was conducted via a mobile application developed with the guidance from Institute of Genomics and Integrative Biology, a unit of Council of Scientific and Industrial Research following Ayurveda principles. So more than 1,40,69,556 Indian citizens aged 18 plus have undergone Prakriti assessment with the support of 1,85,704 volunteers including students, teachers, practitioners and medical officers. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान है इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 was hosted by which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अभ्यास सी ड्रैगन 2026 जो है उसकी मेजबानी कौन से देश के द्वारा की गई. आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर जापान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है इसको होस्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने. आप देख सकते हैं
The Indian Navy deployed a P-81 maritime patrol aircraft to Guam to join the US-led Sea Dragon anti-submarine warfare exercise 2026. So the exercise includes Quad partners जिनमें शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान and also New Zealand. So multiple P-8 aircraft participate, enabling better coordination due to similar systems, sensors, and data link capabilities. The drill improves anti-submarine warfare skills by training crews from simulated targets to real submarine detection with 200 plus flight hours. Joint classroom sessions are also conducted to refine tactics and coordination. The deployment comes as India ensures safe passage of merchant ships in the Arabian Sea for energy security. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है, इसको होस्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसमें क्वाड कंट्रीज के साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी पार्टिसिपेट किया है। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।